नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण प्रदूषण में मैंने आपको इसका परिचय, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को इसके पहले वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों को ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन और मृदा प्रदूषण के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो बताने वाला हूं। तो आप लोग उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लें, लिख लें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट्स में ज़रूर बना लें ताकि आपको एग्जाम्स में इनको सही करने में हेल्प मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण क्या चीज़ होती है, मैंने यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग इसको इस तरह से लिख लीजिएगा। और ध्वनि प्रदूषण जो क्या होता है कि अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को, ऐसी ध्वनि जो बहुत ज़्यादा साउंड हो या फिर अत्यधिक तीव्रता वाली हो और जो हमारे कानों को कर्णप्रिय ना हो, उसे बोला जाता है क्या? ध्वनि प्रदूषण। तो ये होगी आपकी परिभाषा। देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता या फिर ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? इसका इकाई होती है डेसिबल। हिंदी में, इंग्लिश में इसको DB से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ही लिखिएगा। और इसी तरह से ध्वनि की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए, आपको बताता हूँ, ध्वनि प्रदूषण जानने के लिए एक क्राइटेरिया है कि कितने डेसिबल की ध्वनि किस रेंज में आती है। तो वो क्राइटेरिया आपको जानना चाहिए, तभी आप ध्वनि प्रदूषण के बारे में जान पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है कि जो मान मतलब यहाँ पर मानव परिप्रेक्ष्य है, मैं वह लिखने को भूल गया। तो मानव परिप्रेक्ष्य में ध्वनि का स्तर क्या होता है, इसके बारे में क्या है, उसकी क्रिया और ध्वनि का स्तर, दो चीजों को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो क्रिया मतलब वहां पर कि कौन सी क्रिया हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, कहाँ से ध्वनि आ रही है, और वो कितने डेसिबल की ध्वनि है। डेसिबल मतलब ध्वनि की तीव्रता, तो कितने डेसिबल की ध्वनि है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब फुसफुसाहट होती है या जैसे आदमी आपस में बहुत स्लोली बात करता है, बहुत आसपास से बातें करता है, ऐसी ध्वनि को अपन यहाँ पर फुसफुसाहट की ध्वनि बोलेंगे। दरअसल ये फुसफुसाहट वर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। तो जो ऐसी ध्वनि होती है वह लगभग 20 डेसिबल के आसपास होती है। इसके अलावा सामान्य वार्तालाप और या फिर सामान्य जो बातचीत होती है हम आपस में करते हैं, उसकी जो तीव्रता होती है वो 50 से 70 डेसिबल के बीच में होती है। देन सुनने की क्षमता में गिरावट होती है। कहने का मतलब है कि किस तीव्रता के बाद आदमी को कानों में वो चुभने लगती है और सुनने में थोड़ा कमी आने लगती है, किस ध्वनि के बाद। तो वो ऐसा, यदि 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि है और यदि आप लगातार 75 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि के बीच में रह रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपको कानों में कम सुनाई देगा। इसी तरह से जब ज़्यादा और डेसिबल हो जाता है या फिर और डेसिबल की ध्वनि के बीच में यदि आपको रहना पड़ता है तो चिड़चिड़ाहट जैसे लक्षण कब स्टार्ट होते हैं? वो 80 डेसिबल के आसपास। मांसपेशियों में उत्तेजना या मांसपेशियों का खिंचाव या फिर मांसपेशियों में एक तरह से उत्तेजना जो आती है, लगभग 90 डेसिबल की ध्वनि के बीच में यदि आप रहते हैं तो कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। और जो मैक्सिमम लिमिट है दर्द की, जिसमें आप जो दर्द आप सहन कर सकते हो ध्वनि की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, वो है 120 डेसिबल। तो सिंपल शब्दों में मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो मैंने आप क्राइटेरिया बताया कि कौन सी ध्वनि, कितने डेसिबल की ध्वनि आपके कानों के लिए कर्णप्रिय होती है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सामान्य वार्तालाप या फिर जो सामान हम लोग बातचीत करते हैं वो जो ध्वनि होती है लगभग मान के चलिए कि 50 से 70 डेसिबल। क्वेश्चन यदि एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि वार्तालाप की जो ध्वनि होती है तो कितनी होती है, तो 50 मिले तो 50 भी सही करिए, 60 मिले तो 60, 70 मिले तो 70। कहने का मतलब एक रेंज मैंने लिखी है 50 से 70 डेसिबल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको ध्वनि का कितने डेसिबल की ध्वनि पे क्या समस्या होती है ये मैंने बताया। इसी तरह से एक बात और मैंने यहां पर लिखी हुई है कि कौन सी ध्वनि जो होती है, कितने डेसिबल की ध्वनि कहाँ कहाँ हमें मिलती है। जैसे कि यदि हम नॉर्मल बातचीत में मैंने आपको बताया कि इतने डेसिबल की ध्वनि होती है, लेकिन यदि आप थोड़ा ज़्यादा से चिल्ला रहे हैं, चिल्लाएंगे
तो इसके ऊपर की बात होगी ना। तो देखिए यहाँ पर सामान्य में 50 से 70 डेसिबल थी, लेकिन यदि आप जोर से चिल्ला रहे हैं तो इसके ऊपर की रेंज हो जाएगी 80 से 90 डेसिबल। जेट इंजन जो एयरप्लेन वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह, तो वहां पर जो आवाज निकलती है वो लगभग 120 डेसिबल की ध्वनि होती है, जहां से एरोप्लेन लैंड करते हैं या उतरते हैं। इस तरह से यदि जो जेट प्लेन है, एरोप्लेन वगैरह उतरते हैं तो उस समय और तीव्रता वाली ध्वनि निकलती है, 150 डेसिबल की ध्वनि निकलती है। इसी तरह से जो रॉकेट इंजन वगैरह होते हैं, जो रॉकेट इंजन जहां से लॉन्च किए जाते हैं, जो अपने यहाँ अपने भारत में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, तो वहां पर जो ध्वनि होती है, निकलती है लगभग 180 डेसिबल की। इसीलिए ऐसे सेंटर ना सिटी के दूर बनाए जाते हैं ताकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण का सामना न करना पड़े। इसी तरह से ज्वालामुखी का विस्फोट वगैरह यदि होता है तो वहां पर बहुत तेजी गति से ध्वनि निकलती है और वो लगभग 190 डेसिबल के आसपास। तो कहने का मतलब है कि हमारे वार्तालाप की ध्वनि इतने डेसिबल की है, इसके ऊपर हमें दिक्कत होगी। ये सारे लक्षण हैं, ये पॉइंट है, मैंने लिख रखे हैं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर आप खुद अनुमान भी लगा सकते हैं कि नॉर्मल ये है, नॉर्मल से ज्यादा कितनी होगी तो इसके ऊपर ही होगी। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूं ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं, आखिर ये ध्वनि प्रदूषण कहां कहां से आती है। देखिए, मैं आपको कोई भी प्रदूषण पढ़ाऊंगा तो उसको पहले बेसिक चीज बताऊंगा, देन उसके कारण बताऊंगा, फिर उसके प्रभाव भी बताऊंगा, और प्रभाव बताने के बाद फिर इसको नियंत्रण करने के उपाय बताऊंगा। तो ये मेरा क्राइटेरिया है पढ़ाने का। तो मैंने आपको यहाँ पर परिचय दिया। नाउ अब हम कारण पढ़ेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है औद्योगिक क्षेत्र में या इंडस्ट्री वगैरह में, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र में जैसे बहुत सारे सायरन बजाए जाते हैं लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए, हॉर्न बजाए जाते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में ताकि उनके कर्मचारी उठ जाएं, या कोई खतरा वाला होने वाला है तो हॉर्न बजाए जाते हैं। इसके अलावा एक समस्या ये हो गई, तब बहुत तेजी गति से ध्वनि निकलती है तो ये इसके ऊपर की ध्वनि होगी, 70 डेसिबल के ऊपर की। देन बहुत सारे हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा जब चुनाव वगैरह होते हैं तो बहुत सारे लाउड स्पीकर से गांव-गांव में प्रचार करते हैं, शहरों में प्रचार करते हैं, तो लाउड स्पीकर होता है, या फिर त्योहारों में क्या डीजे वगैरह बजता है, तो वहां पर भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है अनियंत्रित वाहन। जब वाहन बहुत ज्यादा चलते हैं तो बहुत ज्यादा हॉर्न बजाया जाता है, और ऐसी कंडीशन में वहां पर ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वहां पर बहुत सारे प्रदूषण हो रहे हैं। क्योंकि हम टॉपिक ध्वनि प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो ध्वनि प्रदूषण पे फोकस है हमारा। अनियंत्रित वाहन हो गया, देन है जनरेटर वगैरह चलाए जाते हैं, त्योहारों में भी जनरेटर चलाए जाते हैं, आम आदमी भी जनरेटर यूज करता है अपने घरों में, डीजल पंप वगैरह चलाए जाते हैं, तो इनसे भी बहुत तेज कर्कश ध्वनि निकलती है जो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। पांचवा पॉइंट मैंने लिख रखा है प्राकृतिक कारण क्या क्या होते हैं। प्राकृतिक कारणों में जैसे कि ज्वालामुखी, मैंने अभी आप ऊपर भी बताया आपको, ज्वालामुखी विस्फोट में 190 डेसिबल की निकलती है। भूकंप हुआ, भूकंप वगैरह में भी बहुत तेज से भूस्खलन होता है, वहां पर आवाज आती है। तूफान वगैरह होता है तो बहुत तेज आवाज आती है, और ओलावृष्टि है। तो ये महत्वपूर्ण कारण हुए किसके, ध्वनि प्रदूषण के। तो ध्वनि प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारण हुए। नाउ अब मैं पढ़ाता हूं आपको प्रभाव। आखिर जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आदमी बहुत समय तक बहुत तेजी गति की ध्वनि के बीच में रहता है तो कुछ दिन बाद हमारे कानों को कम सुनाई देने लगता है। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि सुनने की शक्ति, यहां पर मैंने एरो का नीचे की तरफ बनाया है, इसका मतलब है कि कमी हो रही है। तो सुनने की शक्ति में कमी हो रही है। मस्तिष्क पर बुरा असर प्रभाव पड़ता है। यदि हम लंबे समय तक ऐसे रहते हैं, तेज ध्वनि में रहते हैं, तो कुछ दिन में हमारी जो सोचने की क्षमता है, चिड़चिड़ाहट जैसे लक्षण आने लगेंगे, तो मस्तिष्क पर इसका क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। चिड़चिड़ाहट मैंने यहां पर लिखा भी है, चिड़चिड़ाहट आने लगता है यदि आप बहुत तेज ध्वनि के बीच में रहते हैं। स्वभाव में परिवर्तन है। ऑब्वियस सी बात है कि यदि आपके दिमाग में कोई चीज टॉर्चर कर रही है, ध्वनि कर रही है, तेज ध्वनि आ रही है, तो कुछ समय बाद आपका जो बिहेवियर है तेज हो जाएगा। कैसे तेज हो जाएगा या बदल जाएगा। जैसे यदि आप काफी समय तक आप बहुत तेज ध्वनि के बीच में रहते हैं तो जब आप नॉर्मल जगह में जाएंगे तब भी आपको तेज ध्वनि सुनाई देगी, या फिर ये कोई व्यक्ति बहुत स्लो बोल रहा है तो आपको सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि आपकी आदत हो गई है तेज ध्वनि के बीच में रहने की। तो ऐसे स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलता है। बीपी का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर इंसान का बढ़ने लगता है यदि बहुत तेज गति की ध्वनि के बीच में रहते हैं। अनिद्रा होने लगती है लोगों को, यदि बार बार टॉर्चर होता है ध्वनि की वजह से, तो कुछ दिन बाद नींद
नींद आना बंद हो जाता है। जब नींद नहीं आएगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा, तो भोजन का पाचन नहीं होगा तो पाचन में समस्याएं स्टार्ट होने लगेगी। जब भोजन का पाचन नहीं होगा, ऐसी समस्याएं होंगी तो आपको मानसिक तनाव स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, यदि ऐसे लंबे समय तक ऐसे माहौल में रहती हैं जहां ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं और गर्भवती महिलाओं में गर्भपात होने की भी संभावना होती है। तो ये तो मैंने आपको प्रभाव बताए कि ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हुए। अब हम इन ध्वनि प्रदूषण को कैसे कैसे रोक सकते हैं, नियंत्रण करने या फिर इनके कम करने के उपाय। देखिए सिंपल सी बात है कि नियंत्रण कैसे करेंगे, जो भी कारण थे उन कारणों को हम कम कर दें। सिंपल यही तरीका है उसको नियंत्रण करने का। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है यथा उचित लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब यथा उचित लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने का मतलब यह हुआ कि जो लाउड स्पीकर हैं उनको एक सीमा के साथ बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि आप इतनी तेज गति से इससे ज़्यादा आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, इन कार्यक्रमों में इतने ही लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। ऐसी कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगा दी जाए तो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि हम घर में टीवी वगैरह देखते हैं या रेडियो सुनते हैं तो इसको हम कम आवाज में सुने, बहुत ज़्यादा तेज गति में, या फिर हम लोग जो ईयरफोन वगैरह लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज ना करें। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, वाहनों में जो हमारे वाहन वगैरह व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर हॉर्न का प्रयोग बहुत कम करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ लोग होते हैं बहुत तेज गति का साउंड अपने वाहन पे लगवा लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को टॉर्चर करता है, तो ऐसा ना करें। इसके अलावा पटाखे वगैरह, जो पटाखे होते हैं दीपावली वगैरह में, वहाँ पर उनकी जो कम तीव्रता वाले पटाखे यूज करें। सड़क किनारे पर वृक्ष लगाकर, इसको मैं इंग्लिश में एक वर्ड होता है ग्रीन मफलर, यदि हम जो सड़क होते हैं उसके किनारे किनारे हम प्लांटेशन कर दें तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको वो धीरे धीरे कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे और शोषित कर लेंगे। तो सड़क किनारे हम वृक्ष लगाकर भी ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसे हम ग्रीन मफलर भी बोलते हैं। ध्वनि रोधी मकान बनाए जाएं। चलिए हम ऐसी बीच में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ इंडस्ट्री ही है, तो वहाँ पर जब मकान बनाए तो ऐसे वहाँ पर ध्वनि रोधी मकान बनाए जो ध्वनि को एडजस्ट कर सकें, उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा यदि हम बहुत तेज ध्वनि के बीच में जा रहे हैं तो अपने कानों में ईयर प्लग यूज करें, ऐसे यूज करें जो हमारे कानों पर ध्वनि को प्रवेश ना करने दे या फिर एक निश्चित मात्रा में ही प्रवेश करने दे, ये कर सकते हैं। इसके अलावा निषेधात्मक कानून बनाकर भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं या वाहन यूज करते हैं, जो लोग ऐसे सामान बेचते हैं जिनमें तेज गति की ध्वनि आती है, तो वहाँ पर नियम कानून बना करके ऐसे प्रावधान बनाएं जिससे वो लोग ना बेचें। तो फिर जब नहीं बेचेंगे तो मार्केट में चीज़ें नहीं आ पाएंगी। तो प्यारे मित्रों, यहाँ से मैं ये ध्वनि प्रदूषण का टॉपिक करता हूँ खत्म। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मृदा प्रदूषण के बारे में। लेट्स मृदा प्रदूषण क्या होता है, इसको पहले आप परिभाषा की जान लीजिए कि किसका प्रदूषण है, मिट्टी का पॉल्यूशन है। जब हमारी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो उसको बोला जाता है मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है प्राकृतिक स्रोतों की वजह से। कुछ कारण प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे अपरदन वगैरह होने लगे, अपक्षय होने लगे, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से मिट्टी में जो केमिकल्स आ गए, तो वो उसको बोलेंगे प्राकृतिक प्रदूषण। या फिर मानव जनित कारण के वजह से अथवा फिर दोनों कारणों की वजह से जो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो जाती है तो उसे ही बोला जाता है मृदा प्रदूषण। मानव जनित कारण अभी आप जान जाएंगे। तो चलिए इसके मैं कारण बताता हूं, क्या क्या कारण हैं, इस कारण की कौन कौन से कारणों की वजह से मिट्टी हमारी पॉल्यूटेड हो जाती है, मृदा प्रदूषण होता है। देखिए फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा हुआ है मृदा अपरदन का ज्यादा होना। यदि मिट्टी में अपरदन मतलब मिट्टी का कट के दूसरी जगह बह जाना अपरदन कहलाता है। तो यदि मिट्टी बहुत ज्यादा कटती है तो एक स्थान से कट करके दूसरे स्थान में चली जाती है, तो जिस स्थान से वो कट करके जाती है वहां नमी कम हो जाती है, वहां का जो अच्छी मिट्टी होती है बह के चली जाती है, तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर मिट्टी का वहां की पॉल्यूटेड हो जाती है, मृदा प्रदूषण हो जाता है। अगला पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो जाने पर। सूक्ष्म जीव, आपको पता है कि हमारी मिट्टी में हजारों करोड़ों तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि एक राइजोबियम है, एनाबिना है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए उपयोगी होते हैं। यदि हम वहां पर माचिस मार देते हैं या तो उनको जला देते हैं, आसपास अपनी पराली जलाते हैं, तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जब मर जाएंगे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगी। तो एक तरह से मिट्टी वहां पर सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो जाए तो मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाएगी।
नमी या फिर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो नमी है, पता चला मिट्टी में जो जिस क्षेत्र की मिट्टी है वहाँ पर नमी कम हो गई, अचानक से बहुत ज़्यादा नमी कम हो गई तो वहाँ की मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। या फिर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो फसलें कम तापमान में रहती हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से नमी या तापमान अत्यधिक में उतार चढ़ाव हो जाए, अत्यधिक उतार चढ़ाव हो जाए तो उसे मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है। ह्यूमस की कमी हो जाए, ह्यूमस हिंदी में इसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। यदि मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं तो वो मिट्टी में उर्वरा शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी वहाँ पर मिट्टी में कम होने जाने से एक कारण है। अम्ल वर्षा यदि ज़्यादा होती है तो भी मृदा प्रदूषण होने की संभावना रहती है। अब अम्ल वर्षा क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे सल्फर और पानी मिलकर के सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, तो ये जब बारिश होती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड मिट्टी में आता है तो पता चला कुछ जीव नष्ट हो गए, या फिर जहां पर मिट्टी है जो कम अम्लीय मात्रा में मिट्टी ग्रो करती है वहां ज्यादा अम्ल आ गया तो मिट्टी पानी जो फसलें हैं वो सूख जाएंगी। तो अम्ल वर्षा की वजह से भी मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाती है। वन उन्मूलन प्रोग्राम, या फिर फसलों को बहुत ज़्यादा काटा जाता है, या फिर जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं वहाँ आग लग जाती है, या फिर वहाँ के लोग उसको अपने रहन सहन के लिए, अपनी खेती के लिए लोग काटने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी वहाँ का जो मिट्टी है टेक्सचर बदल जाता है, तो भी वो एक कारण बन जाता है किसका, मृदा का पॉल्यूशन का। देन अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ज़ूमिंग कृषि। ज़ूमिंग कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कुछ हमारी जनजातियां हैं जो अपनी फसलों की ग्रोथ के लिए और फसलों के पैदावार के लिए वहाँ के पेड़ पौधों को काटते हैं, जला करके उस क्षेत्र में खेती करते हैं। कुछ दिन बाद जब वहाँ फसल का उत्पादन कम होता है तो उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह जाकर के पौधों को काटते हैं, और पौधों को काट करके फिर वहाँ एक नई लैंड बनाते हैं, फिर वहाँ उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे कटते जाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति एक जगह से गए दूसरी जगह वहाँ पर फसल करने लगे, तो जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है, पेड़ पौधे भी कट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में मृदा पॉल्यूशन हो जाता है, पेड़ पौधे कटते रहते हैं। तो कीटनाशक और उर्वरकों का जब हम बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो कीटनाशक, आप जानते हैं कि हमारे किसान मित्र बहुत ज़्यादा कीटनाशक आजकल यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, उर्वरक यूज करते हैं। तो ऐसे जगह फिर क्या होता है कि कुछ समय बाद वो हमारी लाइफ साइकिल में भी आ जाते हैं और मिट्टी भी पॉल्यूटेड हो जाती है। और जब तक हम कीटनाशक और फिर उर्वरक यूज नहीं करेंगे तो वहाँ फसल ही नहीं होती है। यही समस्या वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो चलिए ये प्यारे मित्रों मैंने आपको ये कारण बताए, अब समझाता हूँ कि मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता दोनों कम हो जाती है। यदि मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाएगी तो जो फसल हम ले रहे थे वो फसल, जितनी संख्या में फसल ले रहे थे, जितनी मात्रा में फसल ले रहे थे, वो फसल उतनी मात्रा में नहीं मिलेगी, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी यदि मिट्टी पॉल्यूटेड हो जाएगी। जमीन उबड़ खाबड़ हो जाएगी यदि लगातार किसी क्षेत्र में मिट्टी का कटाव हो रहा है, और मिट्टी का कटाव कोई भी कारण हो सकता है, या तो हम पानी लगातार यूज कर रहे हैं बह रहा है वहां से, या फिर प्राकृतिक कारणों से कोई नदी है तो वहां से मिट्टी कट कट के बहती रहेगी। तो पता है क्या होगा, कुछ दिन बाद वो मिट्टी वहां पर उबड़ खाबड़ हो जाएगी क्योंकि कटाव हो रहा है। और यही घटना देखने को मिली चंबल नदी क्षेत्र में। वहां पर एक अवनालिका अपरदन होता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है गली इरोजन। तो गली इरोजन की वजह से वहां पर भी ये देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मुझे आपको बता दिया हूं। इसके अलावा वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। भाई आप मिट्टी पेड़ पौधों को काटोगे, जलाओगे तो वहां पर वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी। यदि मिट्टी सूखी रहेगी, बहुत ज्यादा सूखी रहेगी, या मिट्टी में उत्पादन नहीं होगा तो फिर क्या पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे, सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ने लगता है, भूखमरी बढ़ने लगती है यदि मिट्टी में उत्पादन अच्छा नहीं होगा। अनेकों तरह के रोग होते हैं। आप उर्वरक यूज करेंगे, कीटनाशक यूज करेंगे, हमारी लाइफ में आ जाते हैं वो, और अनेकों तरह की बीमारियां करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मैंने आपको प्रभाव बताए मृदा प्रदूषण के, जो मृदा प्रदूषण होता है। तो फिर हम इसको रोक कैसे सकते हैं, नियंत्रण के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप जो है कीटनाशकों का प्रयोग कम करें, जैसे कि डीडीटी है, बीएससी पाउडर यूज करते हैं, जैविक उर्वरक है वहां पर यूज करें, एनपीके यूज नहीं करें, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का जो खाद होती है हमारी उसमें एनपीके ही रहता है। और ये किस मात्रा में रहता है ये भी लिख याद करो, 4:2:1 रेशियो में रहता है। नाइट्रोजन 4%,
फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1% है। तो इसको यूज ना करके हम जैविक उर्वरक का यूज करें जिसमें राइजोबियम वगैरह जीवाणु रहते हैं। इसके अलावा हम औद्योगिक अपशिष्ट जो इंडस्ट्री वगैरह में अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उनका उचित तरह से निपटारा करें। निपटारा करने का मतलब उनको जमीन में डंप कर दें, पूरे खेत में न फैलाएं। मृदा परीक्षण करें, मिट्टी का परीक्षण समय समय पर करते रहें कि मिट्टी अम्लीय हो रही है कि क्षारीय हो रही है, और यदि अम्लीय हो रही है तो वहाँ पर कुछ क्षार मतलब बेस डाल के उसकी मात्रा को उचित बनाया जाए। जैसे मान के चलिए कि अम्लीय हो गई मिट्टी, वहाँ की मृदा जो अम्लीय हो गई तो वहाँ पर जिप्सम का छिड़काव कर दें तो मिट्टी की न्यूट्रल हो जाएगी और मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए, यदि कहीं वहाँ पर किसी कारण से अपरदन हो रहा है तो वहाँ पर जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसको रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं करें, उनके लिए नौकरी दें, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका जा सकता है। फसल प्रबंधन करें, हम लगातार एक ही फसल एक ही खेत में लगातार ना लें, वहां फसलों को चेंज करते रहें। तो वही मैंने लिखा हुआ फसल प्रबंधन में हर साल अलग फसल की बुवाई करें। और भारत सरकार को भी चाहिए कि मृदा प्रदूषण से संबंधित जो भी समस्या है उनको समझे और उसको निराकरण के लिए नियम कानून बनाए, योजनाएं बनाए, जिससे किसान मित्र भी जागरूक हो सके और मिट्टी की पॉल्यूटेड जो है प्रदूषण है वो कम हो सके। तो प्यारे मित्रों, यहां पर मैं करता हूं खत्म ध्वनि प्रदूषण को और मृदा प्रदूषण को। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।